स्टेडियम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। एंकर माइक में मोदी का नाम अनाउंस करती है। वर्ल्ड बेस्ट बेली डांसर अवार्ड गोस टू मोदी फ्रॉम इंडिया। मोदी अपना नाम सुनते ही स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड लेकर खुश होती है। तभी एंकर उसके यहाँ तक पहुँचने की कामयाबी की कहानी पूछती है। मोदी अपने हाथों में माइक लेती है और बोलती है, Good evening to my all friends. It's my pleasure to share my journey in front of you. Thanks to giving me this chance. मैं अपने बारे में शुरू से बताती हूँ। मैं पहले मोदी अपने चुलबुले पेट से बहुत परेशान थी। वो अपना वजन कम तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके पेट पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन तो वो फिटनेस कैंप ही ज्वाइन करती है और उसकी ट्रेनर जोया उसे वेट लूजिंग की एक्सरसाइज और ट्रिक्स बताती है। एक दिन जोया मोदी को योगा कराते हुए बोलती है, ताड़ासन और मध्यासन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। मैडम, आप पहले मुझे बताइए ना। ताड़ासन में पहले हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और आराम से सांसें भरते हुए एड़ियों और कंधों को ऊपर की ओर खींचो। कम से कम 3 बार ऐसा करो और वो भी बैलेंस बनाकर, नहीं तो गिर भी सकती हो। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा मैडम ये। एक बार ट्राई तो करो। मैडम प्लीज हेल्प कीजिए ना। जोया उसे हाथ ऊपर करने को कहती है और सामने खड़ी हो जाती है और एड़ियों को उठाते हुए सांस लेने को बोलती है। मोदी धीरे धीरे कोशिश करती है, लेकिन अपने भारी पेट से वो अपने घुटने पर जोया पर गिर जाती है। जोया बेहोश हो जाती है और उसे देखकर मोदी डर जाती है और बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया? ये पर तो नहीं गई। मैडम मैडम प्लीज उठो। फिटनेस क्लब में जितने भी लोग योगा कर रहे होते हैं, सभी जोया को बेहोश देखकर उसके पास जाते हैं। मोदी बोतल का पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। मुंह पर पानी पड़ते ही जोया उठ जाती है और बोलती है, मैं कहाँ हूँ? मैडम मैं मोदी, पहचाना मुझे? मैं तुम्हें योगा सिखा रही हूँ, तभी तुम मुझ पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। सॉरी मैडम, आप ठीक तो है ना? तो मुझे आगे सिखाइए। ना बाबा ना, मैं तुझे नहीं सिखा सकती। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ और एक आधे दिन तुझे सिखाया तो कहीं स्वर्ग ही ना पहुँच जाऊँ। मेरी जान बख्श दे मेरी बहन। मैडम मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से करूंगी। जोया उसे मध्यासन के बारे में सिखाती है। वो उसे मुंह के बल लेटने को कहती है और अपने हाथों से पैरों को पकड़ने को कहती है। जोया उसे करने को कहती है और मोदी लेट जाती है और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए चिल्लाने लगती है, अरे मैडम मैं फंस गई, मुझे निकालो इस हाथों के जाल से। मैडम प्लीज बचाओ मुझे। जोया जल्दी से उठकर उसके हाथों को सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे उठाने जाती है तो उसे उठाने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है और उसको दिल में चांद तारे नजर आने लगते हैं। जोया उसे बोलती है, बहन तू मुझे जिंदा कर जाने दे, मैं मेरी माँ की इकलौती संतान हूँ, मेरी जान अब तेरे हाथों में है, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं आज से कभी किसी को योगा नहीं सिखाऊंगी, मैं ये शपथ लेती हूँ। ऐसा सुनते ही फिटनेस क्लब के सारे लोग जोया और मोदी पर हंसते हैं। जोया और मोदी दोनों निराश होकर अपने अपने घर चली जाती है। मोदी घर जाकर रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ कांता आती है और उसे बोलती है, क्या हुआ मेरी मोटो, तू रो क्यों रही है? माँ आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मोदी कांता को सारी बात बताती है और कांता उसे समझाते हुए चुप करवा देती है। उसका मन बहलाने के लिए वो उसे शाम को एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होने को कहती है। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, ऐसे रोते नहीं है। चल आज शाम को तुझे अच्छी जगह लेके चलती हूँ, चलेगी ना? कहाँ जाना है माँ? शाम को मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, इसने हमें इनवाइट किया है। ठीक है माँ, मैं शाम को चलूंगी। कुछ देर में शाम होती है और मोदी एक नारंगी कलर का क्रॉप टॉप पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है और बोलती है, वाह, ये टॉप कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा पेट वो तो कितना मोटा है, इस पर तो ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। कांता मोदी के कमरे में आती है और उसे शीशे में बात करते हुए देखकर बोलती है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी बेटी, एकदम पटाखा। कहाँ माँ, ये मेरा पेट देखो, ड्रेस से बाहर निकलकर जीप चढ़ा रहा है मुझे।
भाषा से बोलती है। माँ, मैं भी जाऊँ उन लोगों के साथ डांस करने के लिए? मेरा बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटा जा। मोती स्टेज पर जाने के बाद डांस करने लगती है और उसका शरीर और पेट भारी होने की वजह से वो ठीक से डांस भी नहीं कर पाती और उसके लचीलेपन की वजह से उसका पेट बाहर की ओर निकल रहा था। ये देखकर कुछ लड़के उस पर हंसते हैं और कमेंट पास करते हैं। हाय रे मोटी चर्बी, क्या कमर हिलाती है? पूरी धरती पर भूकंप आ गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मैं बोल के दिखाऊं? ऐसा लग रहा है सिलेंडर पूरा का पूरा घूम रहा है स्टेज पे। नहीं, ये तो पूरा ड्रम लग रही है भाई। वो तीनों मोती का मजाक उड़ाते हुए बहुत हंसते हैं। मोती डांस बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अंकित नाम का लड़का उन तीनों से लड़ने लगता है और उन तीनों को पार्टी से भगाने के बाद मोती के पास आता है। मोती साइड में कुर्सी पर उदास बैठी होती है और वो उसे रुमाल देते हुए बोलता है। सॉरी यार, मेरे दोस्त ने तुम्हारा मजाक बनाया। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, उसे देखो वही मजाक बनाता है। अब से तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा। और मैं एक डांसर हूँ और मैंने देखा तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अगर थोड़ी और मेहनत करो तो उससे भी बढ़िया कर सकती हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, इवन तुम अपने आप को चैलेंज करके एक बेहतरीन बेली डांसर भी बन सकती हो। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं जरूर सीखना चाहूंगी यार। तुम मेरा नंबर ले लो और कल से ही मेरे डांस अकेडमी आ जाना। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और तभी मोती की माँ आकर उन दोनों से बातें करती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मोती उसके डांस अकेडमी जाती है और उसे डांस के क्लासेस लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका वजन और पेट धीरे-धीरे कम होने लगता है। थोड़े दिनों बाद एक साथ रहते रहते उनकी दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और अपने पेरेंट्स की रजामंदी से वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन वो डांस करना कभी नहीं छोड़ती। वो एक दिन टीवी पर एक इंटरनेशनल डांस शो देखती है और अंकित को बोलती है। अंकित, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो। वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तुम्हें अच्छा लगा ना? मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मैं आगे ले जाने के लिए पूरा साथ दूंगा। देखना, तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट बेली डांसर बनाऊंगा। Oh, thanks. मोती अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारियों को पूरी मेहनत से करती है और वो अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर शो करती है और रिजल्ट आने पर उसे पता चलता है कि वो सिलेक्ट हो गई है। ऐसे ही वो ग्रैंड फिनाले में भी पहुंच जाती है और अब वो वर्ल्ड की बेस्ट बेली डांसर बन चुकी थी। उसको इंटरनेशनल शो में अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। एंकर मोती को स्टेज पर अवार्ड देने के लिए बुलाती है और उसे उसकी सक्सेसफुल स्टोरी का राज पूरी दुनिया को बताने की बोलती है। मोती उसके हाथों से माइक लेकर शुरू करती है। Good evening to all friends. It's my pleasure to share my journey in front of you. Thanks to give me this chance. मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको। मैं पहले बहुत छोटी थी। ये शरीर को देखकर हर कोई मेरा इतना मजाक बनाता था कि क्या कहूँ। मैंने अपने आप को घटाने के लिए न जाने कितनी तरकीबें अपनाई, लेकिन एक भी काम नहीं आई। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अंकित से हुई, जो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर से लेकर घर तक हर चीज उन्होंने संभाल रखी और आज मुझे वो इस मुकाम पर लेकर आ गए कि मुझे वर्ल्ड बेस्ट बेली डांसर का अवार्ड दिया जा रहा है। मैं अपनी फैमिली और स्पेशली अपने हस्बैंड को इस अवार्ड का क्रेडिट देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना बोलकर मोती स्टेज से नीचे उतरकर अवार्ड अंकित के हाथ में देते हुए उसे गले लगा लेती है। निर्मला देवी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू प्रीति और छोटी बहू नीतू। निर्मला देवी के स्वर्गवास के बाद दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती हैं। दोनों बहुओं में बड़ा ही प्रेम भाव था, मगर छोटी बहू नीतू घर का काम थोड़ा बहुत ही किया करती थी। मगर प्रीति ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक चिंगारी नाम की आंटी भी रहा करती थी, जो कि चुगलियाँ करने में एक्सपर्ट थी। ऐसे ही एक दिन चिंगारी प्रीति और नीतू के घर आकर बोलती है। अरे बहू, नए नए आए हो इस मोहल्ले में? आइए आंटी जी,
हाँ, हम यहाँ बस 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। चलो अच्छा है, अब हमको एक नया पड़ोसी मिल गया। जी आंटी जी, हमें भी माँ समान आंटी मिल गई। अरे बेटा, ये तो तुम्हारा बड़कपन है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी वो मेरी बहन जैसी देवरानी और हम दोनों के एजी ओजी, बस और कोई नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो कभी फुर्सत से मिलते हैं। चिंगारी आंटी घर से बाहर निकलने के बाद खुद से बोलती है, हमारा नाम चिंगारी है और हमारा काम ही है अपने चिंगारियों से लोगों के घरों में आग लगाना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब चिंगारी आंटी प्रीति के घर आए दिन आया करती। ऐसे ही एक सुबह छोटी बहू नीतू घर के बाहर एक ठेले से सब्जियां ले रही थी। जब चिंगारी आंटी की नजर नीतू पर जाती है तो वो भी सब्जियां लेने पहुंच जाती है और वहां आकर वो नीतू से बोलती है, अरे नीतू बहू तुम? हाँ आंटी जी। बड़ा ही अजीब लगा तुम्हें ऐसे देखकर। मगर क्यों? अरे अब क्या ही बोलूं। बड़ी बहू प्रीति कह रही थी कि मेरी देवरानी तो कोई काम नहीं करती, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। क्या दीदी ने ऐसा कहा? अरे वही तो मैं सोच रही हूँ कि प्रीति ने भला ऐसा क्यों कहा। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, दीदी ऐसा बोल ही नहीं सकती। काश ऐसा ही होता, बाकी तुम्हारी मर्जी है बहू। मेरा काम तो तुम्हें सच बताना था, यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अरे सब्जी वाले भैया, जरा 2 किलो आलू तो तोल देना। नीतू बहू मुंह बनाकर सब्जी लेकर घर चली जाती है और कमरे में आकर सोचने लगती है। क्या पता मैं घर का। प्रीति आती है और उसे बोलती है, अरे नीतू चल खाना खा ले तू। दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोल। दीदी क्या आप चिंगारी आंटी से बात करते हो? हाँ, उनसे तो रोज ही बात होती है। अरे मैंने गैस पर दूध रखा है, मैं जाती हूँ, कहीं उबल के बाहर ना आ जाए सारा। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब प्रीति छत पर कपड़े सुखा रही होती है तभी चिंगारी आंटी भी छत पर आ जाती है और प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ आंटी? अरे अब क्या ही बोलूँ मैं जो देख रही हूँ वो सच है या फिर जो मुझसे कहा गया है वो सच है, समझ नहीं आ रहा। बोलो तो आंटी। बस यही बेटा कि छोटी बहू सब्जी लेते हुए मुझे मिली थी और कह रही थी कि दीदी सारा काम मुझसे करवाती है, खुद सारा दिन आराम करती है। अरे तुम समझदार हो, वो छोटी है, मिलकर रहा करो दोनों। छोटी ऐसा बोल ही नहीं सकती। अब सच तो यही है, मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ छोटी बहू से कुछ मत कहना, वरना उसे लगेगा मैंने बातें इधर उधर की है। इतना बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। चिंगारी उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में अपनी चिंगारियों पे चिंगारियां लगाने का काम जारी रखती है और धीरे धीरे दोनों बहुओं में बहुत खटास आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगती है। इसी के साथ साथ अब अपना काम खुद किया करती है और अपने कमरे में ही ज्यादातर रहने लगती। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू प्रीति मार्केट से सब्जियां लेने जाती है कि तभी उसकी गैर मौजूदगी में चिंगारी आंटी घर आती है और नीतू किचन में अपने लिए चाय बना रही होती है। चिंगारी नीतू को तलाशते हुए रसोई तक पहुंच जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तुम घर पर अकेली काम कर रही हो? प्रीति कहाँ गई? घूमने गई है क्या? नहीं तो वो तो बाहर सब्जियां लेने गई हैं। अरे वो इतना बन ठन कर निकली थी ना, मुझे लगा किसी पार्टी में जा रही है। अरे नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। वैसे पता है प्रीति क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम जितना भी तैयार क्यों ना हो जाओ, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाती हो। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि दीदी आपसे चुगलियाँ क्यों करती हैं? जो बोलना है मुझसे बोले, तब मैं बताती हूँ उन्हें। अरे अब क्या ही कहूँ, सबकी जेठानी ऐसी ही होती है, मेरी भी ऐसी ही थी। अच्छा आंटी, मगर अब बहुत हुआ, अब तो उन्हें मैं बताकर ही रहूंगी कि नीतू क्या चीज है। तभी वहाँ बड़ी बहू प्रीति आ जाती है। चिंगारी आंटी को देखकर प्रीति को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो मन ही मन में बोलती है, क्या बात है, आंटी का बेरा जब देखो तब हमारे घर में ही लगा रहता है। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिंगारी वहाँ से निकल जाती है।
चिंगारी आंटी, मेरी देवरानी घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ। क्या कहा तूने? जो सुना आपने, चिंगारी आंटी का नाम लिया तूने। उनका नाम तो लूंगी ही ना, अब उनसे ही तो मेरी चुगलियाँ करती हैं। ओह, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे बीच कौन फूट डलवा रहा है। ये चिंगारी आंटी। मतलब एक बात बता, तूने उनसे कभी मेरी चुगली की है? कभी नहीं। बस फिर वो है जो हमारे बीच फूट डलवा रही है। देख कल मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही अगले दिन आंटी फिर से प्रीति के घर आती है और प्रीति से बोलती है, अरे बड़ी बहू नीतू कहाँ है? वो क्या है ना आंटी जी, नीतू थोड़ा बाहर गई है मार्केट। अरे तू यहाँ काम कर रही है? वाह, तू इतना सब कुछ करती है, फिर भी बड़ी बहू कहती है कि मेरी जेठानी मुझसे सारा काम करवाती है, बड़े होने का खूब फायदा लेती है। और क्या क्या बोला उसने आंटी जी? और क्या बताऊँ, ये कह रही थी कि मैं जल्दी उठकर सारा काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास की तरह ताने देती है मेरी जेठानी। अरे आंटी जी, आप यहीं रुकिए, मैं जरा नीतू को बुलाती हूँ। उसके सामने आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जरा चलती हूँ। तभी अंदर से नीतू और पड़ोस की 2-3 औरतें और आती हैं और सबके सामने नीतू और प्रीति चिंगारी आंटी की खूब बेइज्जती करती है। जिसके बाद नीतू बोलती है, शर्म नहीं आती क्या आपको ऐसा काम करते हुए? लोगों का घर तुड़वा कर क्या मिल जाता है आपको? देख लीजिए आप सब, ये है इस मोहल्ले की चुगलखोर आंटी जो लोगों के बीच चिंगारियाँ लगाती है। दीदी मुझे माफ कर देना, मैंने इन चुगलखोर की बातों में आकर आपसे बात करना बंद कर दिया था। अरे कोई बात नहीं नीतू, मगर इससे ये सीख मिल गई कि हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए। चिंगारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और फिर दोबारा कभी उन